शुरू करें। दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में मैं भारत के अंदर जो एक एजेंसी पिछले कई सालों से आतंक फैला रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनके अफसरों को एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ एक्सपोज करूंगा कि कैसे ईडी के अफसर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके अलग अलग राजनेताओं को फंसाने की। दे आर पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड आई विल एक्सपोज देम टुडे विद एविडेंस। सुबह कल 7:15 बजे के करीब जब मेरी बेटी स्कूल के लिए निकली तो ईडी के कुछ अफसर मेरे घर में आए। उनके नाम मैं आपको बता दूं, डिप्टी डायरेक्टर रवीश भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा, ये दोनों ईडी से हैं, विकास कुमार एनफोर्समेंट ऑफिसर, वरुण कुशवाहा एनफोर्समेंट ऑफिसर, मनीष असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, रजनी और हरिशंकर सिपाही, 6 सीआरपीएफ का स्टाफ वगैरह वगैरह। और इनको हमने घर में दाखिल किया। इन्होंने कहा साहब हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं घर की। मैंने कहा घर आपके लिए खुला है, आप तलाशी लीजिए। इन्होंने मेरे घर में तलाशी लेनी शुरू की। मेरी छोटी बेटी नर्सरी में है तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी, लिहाजा हमने कहा कि इसको स्कूल भेज देते हैं, बच्ची घर पे रहेगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। और उसके बाद जो है हमारे घर की तलाशी का अभियान शुरू हुआ। पूरा घर इन्होंने ढूंढा, अलमारी, कपड़े, ये वो जो भी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 10-11 बजे या शायद 11:30 बजे होंगे, इन्होंने ढूंढ-ढांड, इनकी दूसरी टीम ढूंढ-ढांड करने लगी मेरे घर में। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं मयंक जी, मिस्टर मयंक अरोड़ा, और इनके साथ जो इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर थे विकास कुमार, ये मेरे साथ बैठ गए और बोले कि सर हमें आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लीजिए मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड। और ये मयंक अरोड़ा जी अपने लैपटॉप के साथ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने बैठ गए। इनके पास करीब 43 क्वेश्चन थे, 43। इन्होंने एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछे। मैंने बिल्कुल तसल्ली से, आराम से हर प्रश्न का जवाब दिया लास्ट तक। प्रश्न होते 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 7, 7:15 बज गए होंगे। बीच में 6 बजे के करीब इनका एक आदमी मेरे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, जहां हमारे पिताजी का एरिया है और हमारी बैठक है, वहां पे पुराने कागज कुगज रखे थे, वो वहां पे ढूंढ मचा रहा था। तो मैं तो ऊपर था, तो वो आया कि सर मेरे को कुछ मिल गया। सबकी जो है चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी कि भाई कुछ मिल गया। वो आया सामान ऊपर की, क्या आया? वो था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बेंच के सामने दायर किया हुआ एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का हलफनामा एफिडेविट, जो कि अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो वो इसको पढ़ने लगे और फिर उन्होंने बोला कि सब देखो। तो मैंने कहा अरे वाह, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, ये मुझे मिल नहीं रहा था। ये मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान था और मैंने सोचा नहीं था ये वहां बैठक में पड़ा होगा मेरे, और ये बेचारे ढूंढ रहा है इसको। तो मैंने कहा यार एक काम करो, अब जो मैंने तुमको जो जवाब लिखवाया ना उसके अंदर सबूत भी ऐड कर लो, इसमें सारे मेरे मिनट्स लिखे हुए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर जो जो इल्जाम एफआईआर के अंदर लगाए हैं उन सब के विषय में उसके विपरीत जो मेरी बाकायदा रिटन डायरेक्शंस हैं वो इसके अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग के तौर पे मौजूद है। अब मैं मंत्री रहा नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे थे नहीं, तो मैं बड़ा परेशान था यार, ये सारे डिसीजन तो मैंने ले रखे और ये इसके विपरीत मुझे फंसाने के चक्कर में। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये वाला भी ऐड कर देंगे। तो कह रहे हाँ सर वो तो करो, वो तो वैसे भी हमें आपसे एक प्रश्न और पूछना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हुई
उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? तो मैंने कहा लिखना शुरू करो। और मैंने कहा कि भाई ऐसा है, 9 मार्च को मैं मंत्री बना, अस्पतालों के विषय में देरी हो रही है, उसके विषय में पहली मीटिंग मैंने 22 मार्च को कर डाली। ये रही, 9 मार्च को मंत्री बना, 22 मार्च को मैंने मीटिंग करी, उसके बाद अप्रैल में करी, फिर उसके अगले महीने करी, उसके कई मीटिंगों की मतलब लाइन लगी हुई है मीटिंगों की मेरी, और सब में डायरेक्शन दी हुई है मैंने, ये करो ये करो ये करो, जल्दी करो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो। तो साहब वो टाइप हो गया। उसके साथ मैं एक और पूरा का पूरा पैराग्राफ उसमें लिखवा चुका था कि ये पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, झूठा है, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके मुझे फंसाने की कोशिश की है, और इसके सबूत मेरे पास है। आई हैव एविडेंस। मैंने उनको कहा मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसे अफसरों को डायरेक्शन दी गई, कैसे डायरेक्शन पे अफसरों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। एलजी के अपने दफ्तर में, उनकी मीटिंग में, जहां पे चीफ सेक्रेटरी थे, हेल्थ सेक्रेटरी थे, सर्विसेज के अफसर थे, सर्विसेज सेक्रेटरी थी जो कि एसीबी के हमारे चीफ की पत्नी है, वो सब मौजूद थे। मेरे पास वहां का भी एविडेंस है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, एलजी ऑफिस का भी है, और मैं इसमें लिख रहा हूं। तो सर दे दो, तो मैं कहा कोर्ट में दूंगा। कह रहे सर ये लिख दो, मैंने कहा लिख दो, आई विल सबमिट इट टू द कोर्ट एट अप्रोप्रिएट स्टेज। तो जी हो गया, 7:45 के करीब बज गए, एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, पंचनामा बन गया कि जी क्या क्या यहां पे बरामदगी हुई, उसका पंचनामा होता है। पंचनामे के अंदर सीजर में लिखा गया 2 चीजें मेरे घर से बरामद करी गई, 2 कागज। एक हलफनामा है मेरा एमएलए का, जो मैंने इलेक्शन लड़ा 2025 में, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा दिया वो बरामद हुआ। और वो बरामद कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ। इन्होंने पूछा मुझसे पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है। मैंने कहा यार वो तो मेरे फ़ोन में है, और फ़ोन तुमने ले लिया मुझसे। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि वो निकाल के लाओ एफिडेविट, वो जो इलेक्शन कमीशन वाला था उसमें सारी डिटेल है कि मेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास कितना घर है, क्या है, वो एग्जैक्ट है। तो मैं इसमें से पढ़ पढ़ के बता रहा था उन्हें, और उन्होंने इसी को सीज करके कह दिया ये एक इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है, ये पंचनामे में लिखा है उन्होंने इसके बारे में, ये मेरे द्वारा दिया गया इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट, जो पूरी दुनिया को पता है और वेबसाइट पर डला हुआ, ये मेरे खिलाफ इनको एक इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, डॉक्यूमेंट मिला 20 पन्नों का। जो पंचनामे अभी आपको देंगे तो उसमें कहेंगे 20 पन्नों का इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिला, वो ये है 20 पन्ने। ठीक है जी। दूसरा ये हलफनामा है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने दिया, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने, ये मेरे घर से मिला, इसको पंचनामे में डाला गया। उस पंचनामे पे पंचों के सिग्नेचर किए गए। पंच कौन होते हैं? एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, कागजों में होते वो इन्हीं के आदमी हैं, करते वो वही हैं जो ईडी का अफसर उन्हें कहता है, और उसका एविडेंस भी मेरे पास है। मैं ये भी साबित कर दूंगा एविडेंस के साथ कि ये जो पंचों का नाटक हो रहा है इस पूरे देश के अंदर, ये पूरी नौटंकी है और ये दलाली चल रही है देश के अंदर, ये मैं साबित करूंगा। आई हैव एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उस पंचनामे पे दस्तखत कराए गए, पंचों के दस्तखत हो गए, ईडी वाले अफसरों के हो गए, मेरे हो गए। अब स्टेटमेंट पे साइन होना था। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने, अगर मैं झूठ बोलूं तो इस चीज के लिए मुझे जेल हो जाए,
इस चीज के लिए जेल हो जाए अगर मैं आज झूठ बोल रहा हूं। यहां पे मैं अपने आप को बाउंड कर रहा हूं इस चीज के लिए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने मेरी स्टेटमेंट को अपने लैपटॉप से गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप पे कहीं शेयर किया, किसी वकील को शेयर किया, बीजेपी में शेयर किया या किसी अफसर को शेयर किया, मुझे नहीं मालूम, या एलजी ऑफिस में शेयर किया। मेरे सामने शेयर हुआ, मेरे वाईफाई से शेयर हुआ। यह मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यह सब चीजें फॉरेंसिक एविडेंस में मिल जाएंगी, सब चीजें। मेरा स्टेटमेंट जो मैंने 43 प्रश्नों के जवाब दिए और एक 44वां ऐड किया इन्होंने लास्ट में, उसको इन्होंने किसी अफसर से शेयर किया है, जिससे भी शेयर किया, और फिर इन्होंने इंतजार किया। फिर वहां से इनको वापस आया और डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क करके मेरे पास लेके आए, हाईलाइटेड, कि साहब ये हटाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट मेरा, मैं दे रहा हूं स्टेटमेंट सेक्शन, भाई इसको काटते रहना, सेक्शन 17 का स्टेटमेंट क्या होता है, जो स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा जाता है कि ये पीएमएलए सेक्शन 17 का स्टेटमेंट है। लिहाजा जो आदमी इस स्टेटमेंट को दे रहा है, ये स्टेटमेंट उसके खिलाफ भी कोर्ट में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये कानून में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मगर ये भारत के इकलौते कानून में ये है कि मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। पीएमएलए सेक्शन 17, और ये स्टेटमेंट ऑन ओथ है। और अगर मैं इस स्टेटमेंट में झूठ बोलूंगा तो मुझे ही जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि मैंने झूठ बोला। तो मैं ओथ पे दे रहा हूं। मैंने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, ये स्टेटमेंट मेरा है, मैं ओथ पे दे रहा हूं सेक्शन 17 में, मैं जो चाहूंगा वो दूंगा ना, आप कोई ना इसमें से काट दोगे, आप कैसे हटा दोगे इसके अंदर से स्टेटमेंट? कह रहे सर समझो, हमारे को भी तो प्रोफेशनल दिखना है। मैंने कहा क्या मतलब हुआ? कह रहे सर ऐसे कोई ना जो आप कहोगे मैं लिख सकता हूं। मैंने कहा फिर क्या लिखोगे आप? कह रहे नहीं सर, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो लिखूंगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, हम घास खाते हैं। मतलब मेरा स्टेटमेंट भी ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर तय करेगा किसी तीसरे आदमी को भेज के कि सौरभ भारद्वाज ऑन क्या कह रहा है। मैंने बहुत प्यार से बात की, मेरी पत्नी सामने बैठी थी, सर सर कह के। मैंने कहा सर ऐसे कोई ना होता है, ये स्टेटमेंट मेरा है। नहीं, मेरे प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात आ जाएगी सर, ऐसे कोई ना होता है, मेरे को सीनियर्स को भी तो जवाब देना है। मैंने कहा ये आप इस पर लिख दो कि आपने मुझे 3 बार वार्निंग दी कि ये हिस्सा हटा लो अपने जवाब में से, और मैंने आपकी वार्निंग नहीं मानी और मैं इस चीज पे अड़ा रहा कि ये हिस्सा जाएगा, मेरी स्टेटमेंट है और मैं उसमें साइन कर दूंगा। भाई इसमें आप भी बच जाओगे, आपके अफसर आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। कह रहे सर ऐसे कोई ना होता है। मैंने कहा फिर कैसे होता है? कह रहे सर अच्छा एक काम करता हूं, मैं आता हूं। फिर अफसरों से उन्होंने ये जो 8 बजे से जो 2 बजे तक हुआ है, जो बाहर खबर आ गई थी कि सब हो गया, अब आने वाले हैं, और आते आते जो बारात रुक गई, जो ससुराल ही नहीं पहुंची, वो इसलिए रुक गई दोस्तों क्योंकि 8 बजे से 2 बजे तक इन्होंने किस किस को कॉल किया है इसकी जांच होनी चाहिए। मयंक अरोड़ा 8 बजे से 2 बजे तक किससे इतनी बातें कर रहे थे? कोई शादी का रिश्ता तय कर रहे थे? क्यों इतनी बातचीत की जा रही थी? क्योंकि मेरे स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया गया। मेरे फैमिली को यह अंदेशा दिया गया कि अब रात भर रुकेंगे और लेके जाएंगे। मैंने भी पत्नी को कहा भाई ये मेरे वकील के नंबर है, इनसे बात कर लेना सुबह। और पूरा का पूरा माहौल, ये लोग इतने तेज और इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं और आपके पूरे परिवार को मैनिपुलेट करते हैं। कोअर्जन, थ्रेट, ब्लैकमेलिंग, ये ईडी की कैरेक्टरिस्टिक है। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और सबूतों के साथ दे रहा हूं कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है जेल के नाम से,
अरेस्ट के नाम से, और इनकी जो मर्जी है वो स्टेटमेंट में मैं दे दूं। मैंने कहा सर मैंने एलएलबी किया हुआ है और ये जो इतनी मोटी क्रॉस एग्जामिनेशन की किताब दिख रही है, नहीं मैंने पढ़ी है, ये मैंने पढ़ी है। मेरी बीवी वहीं खड़ी थी, कह रहे तुम इसे ले जाओ, ये वैसे भी घर पे नहीं रहता। तो उनको लगा ये तो इसकी बीवी भी इससे पल्ला छुड़ाना चाह रही है। और बेटी कह रही पापा विल दे अरेस्ट यू? मैंने कहा बेटा सो जा। कह रहे बट आई हैव टू बिकम फेमस। वो मुझे, मेरी बेटी क्या कह रही है 11 साल की, कि पापा जब अरेस्ट करके ले जाएंगे ना तो मुझे अपने साथ रख लेना, तो मेरी वीडियो ना पूरे स्कूल में चली जाएगी, तो आई विल बिकम फेमस। यहां बाप को जेल हो रही है, बच्चे फेमस होने के चक्कर में। तो क्या किया फिर भाई साहब, 2 बजे तक इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो मैंने कहा यार तुम्हें जो करना करो, मैं सो रहा हूं जाके। मैं जाके कमरे में अपना जमीन पे बेड लगा के मैं सो गया। फिर 10 मिनट बाद ही दोबारा आए मेरे पास, कह रहे सर कुछ बात कर ले। कर लो। मैंने एक स्टेटमेंट बनाया आपके लिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया मेरे लिए, आप ही का है, मगर उसमें से मैंने इररिलेवेंट हटा दिए। मेरे स्टेटमेंट से मैं इनको जो नापसंद है ईडी को, वो इन्होंने हटा दिए, खुद ही हटा दिए, और कह रहे आप इसको साइन कर दो। तो मेरी बीवी क्या बोली, कह रही भैया जो हमारे घर मेड है ना रीना, वो भी नहीं करेगी, इतना पागल कोई होता है। इन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर से मेरी बात कराई 2 बार, रवीश भारद्वाज जी से। उन्होंने मुझे सटल वे में समझाने की कोशिश करी कि सर ये आपके लिए अच्छा है कि जो हम कह रहे हैं उसी पे कर दीजिए, हम भी आपका अच्छा ही चाहते हैं। अफसर भी कह रहे हैं हम आपका अच्छा चाहते हैं। मैंने कहा आपका ये काम ही नहीं अच्छा चाहना, मेरा वकील मेरा अच्छा चाहता है, आप तो मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, मुझे मालूम है ये बात, और आपकी राय मुझे माननी नहीं है। आप मुझे एडवाइस करने वाले कोई नहीं है, मेरा लॉयर मुझे एडवाइस करेगा, मैं उसकी एडवाइस पे चलूंगा। आप तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए कोर्ट में, आप तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए, आपकी राय में कैसे मान लूं? तो अब बात आती है सबूतों की, कि सबूत क्या है सौरभ भारद्वाज के पास। तो दोस्तों एक मुझे ईडी वालों से बहुत सख्त शिकायत है, और घर में परिवार वालों को भी है, कि भाई ये जो 13 ठिकाने मेरे जहां छापे पड़े हैं, ये कम से कम मुझे तो बताया जाए कहां हैं, मैं कब्जा तो लूं उनके। भाई मेरे 13 ठिकानों पे कल छापा पड़ा और मुझे ही कब्जा नहीं दे रहे आप, कम से कम मेरे को कब्जे में तो दो वो ठिकाने, मैं बेचूं उनको, डिस्पोज ऑफ करूं, या ईडी उनकी पावर ऑफ अटर्नी बना के दे मेरे नाम की कि जी हमारे हिसाब से ये आपके हैं, तो भाई दे दो तुम मुझे। ये कौन से ठिकाने हैं? मेरी बेटी पूछ रही है पापा डू यू हैव एन ऑफिस? मैंने कहा बेटा वो तो सरकारी है। कह रही नहीं एक है ऑफिस जिसका फोटो चल रहा था। बेशर्मो, शर्म करो, डूब मरो। इन लोगों को डूब मरना चाहिए, इन्होंने आज देश को क्या बना दिया है। मैंने इनको कहा यार एक बात बताओ, मैं 11 साल से एमएलए रहा, मेरे 11 साल के करियर में कम से कम 300 जेई एई एक्सीनो से मेरा पाला पड़ा होगा, कम से कम 5 दर्जन एसएचओ से मेरा पाला पड़ा होगा मेरे एरिया के अंदर, अलग अलग 5-6 थानों के अंदर। कम से कम नहीं तो 1,500 ठेकेदारों से मेरा पाला पड़ा होगा, कम से कम। एक से पूछ लो, कोई एक आ जाए ये कहने की हमने उससे पैसा लिया, एक आदमी 1,500 ठेकेदारों से काम कराया होगा एज एन एमएलए, 300 इंजीनियरों से पाला पड़ा होगा, और पता नहीं कितने लोगों से पाला पड़ा होगा कॉन्स्टिट्यूंसी वालों से, कितनों से। एक आदमी ले आओ, कोई एक आदमी जो कह रहा हो कि भाई सौरभ भारद्वाज ने सड़क बनवाई थी, इतना पैसा ले लिया था, मैंने झूले लगवाए थे, इतना पैसा ले लिया था, इसका ये काम कराया था। अरे नंगा नाच हो रहा है। कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा कोई ईमानदार? तुम हर आदमी को चोर साबित करने में लगे हो। आप अपने देश की नींव को खराब कर रहे हो, आप अपनी जड़ें खराब कर रहे हो, क्योंकि आप किसी आदमी को ये क्रेडिट तक नहीं लेने दे रहे कि वो ईमानदार है। वो कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा? आप मुझे बताइए, आप इस देश को, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बर्बाद कर रही है? मेरी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग थी इस शनिवार को,
दिस सैटरडे आई हैड अ पेरेंट टीचर मीटिंग फॉर माई डॉटर, 7वीं कक्षा में पढ़ती है, 11 साल की है। उसके टीचर से जाके इंटरव्यू ले लो आप। उसकी टीचर ने मुझे क्या कहा, सर ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर एक अलग सी डेवलपमेंट में इसके अंदर देख रहा हूं। मैंने कहा क्या देख रहे हो जी? कह रही है कि सर ये क्लास में खड़े होकर लोगों को लेक्चर देती है कि एवरीथिंग इज मनी, पैसा है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है। मेरी बेटी आज अपनी क्लास में खड़े होकर ये कह रही है कि देयर इज फेम, कुछ नहीं है। ये मेरी क्लास टीचर, मेरी बेटी की क्लास टीचर ने मुझे बताया है। वो कहती है कि ये फेम नाम वाम ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है, पैसा कमा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपने इस देश के अंदर ऐसा माहौल कर दिया है कि ईमानदार आदमी एक तो गलियों की ठोकर खा रहा है, साला 15 साल पुरानी वैगनार में घूम रहा है। मेरे बैंक के अंदर आप पता करो कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। जब मैं मंत्री के पद से हटाता तो 5-6 लाख रुपए हुआ करते थे, खट 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 खत्म होता जा रहा है। शायद 22-23 हजार रुपए पड़ा है मेरे अकाउंट में। पेंशन शुरू नहीं हुई है, कह रहे हैं सरकारी अकाउंट खुलवा लो। पहले बोलते रहे प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो रही है। अब कह रहे सर वो सरकारी अकाउंट, तनख्वाह प्राइवेट अकाउंट में आ जाएगी, पेंशन के लिए सरकारी अकाउंट खुलाऊं। चलो खुला लेंगे, अब आगे बताता हूं। तो मैंने उनको बोला कि सर आप इस देश के अंदर जितनी भी गैरत है लोगों के अंदर उसको खत्म करते जा रहे हो। ये बात मेरी नहीं है, आप सोचो आप क्या कर रहे हो इस देश के साथ। तो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने क्या काम किया आप सोचिएगा। उनके लैपटॉप में मेरा पहला और पूरा का पूरा बयान मौजूद है, आज भी मौजूद है। मेरी इस पूरी मीडिया बिरादरी से यह गुजारिश है कि आप ईडी पे प्रेशर बनाओ कि उस अफसर का लैपटॉप सीज किया जाए। मयंक अरोड़ा के लैपटॉप के अंदर मेरी स्टेटमेंट्स हैं और वो स्टेटमेंट कैसे बदली गई उसका भी रिकॉर्ड है, उसको निकाला जाए। मयंक अरोड़ा के लैपटॉप में मेरे घर के वाईफाई से मेरी स्टेटमेंट बाहर शेयर की गई। यह भी फॉरेंसिक एविडेंस है, ईडी इसके ऊपर कार्रवाई करे, यह फॉरेंसिक एविडेंस मीडिया के सामने पेश किया जाए। उसमें मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट है जो इन्होंने भेजी, और फिर जब वापस बदल के आई इन्होंने मुझ पे प्रेशर किया कि आप इस स्टेटमेंट को साइन कीजिए। और बहुत प्रेशर के बाद मैंने बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा, मेरी पूरी स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हें दी वो मुझे दो, मैं उस पे साइन करूंगा, अधूरी पे क्यों करूंगा। कह रहे सर वो इररिलेवेंट है। मैंने कहा यू आर नोबडी टू टेल मी कि वेदर माय स्टेटमेंट इज रिलेवेंट और नॉट, इट इज द कोर्ट विच विल डिसाइड। आप कौन हैं? आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। आपका क्या काम है? सौरभ भारद्वाज को जेल डालना आपका काम नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है सच साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाए और कोर्ट डिसाइड करे। आप तो मेरा सच ही नहीं पहुंचने दे रहे कोर्ट में, आप ही डिसाइड कर रहे हैं। आप कौन होते हैं? मतलब इनकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए। और यह प्रिंटर मेरा है, इस प्रिंटर को वाईफाई पे कनेक्ट करके स्टेटमेंट्स प्रिंट आउट की गई, इसकी मेमोरी के अंदर वो आज भी है। मैं इस लैपटॉप को ईडी को इस प्रिंटर को ईडी को देना चाहता हूं, इसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा लो, इसमें स्टेटमेंट भी है। और ईडी मेरे घर से डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गई। एक कौन सा डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गई? हाई कोर्ट का एफिडेविट। जब उनको मेरी स्टेटमेंट और जवाबों में पता चला कि ये एफिडेविट तो मेरे फायदे का है, इस एफिडेविट में जो मिनट्स लगे हुए हैं वो तो ये दिखाते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने हर वो प्रयास किया जो कोई मंत्री कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया आप सुनिए। फिर दोबारा पंचनामा बनाया गया रात को। उस पंचनामे में से इस एविडेंस को जो सीज किया उन्होंने उसको हटाया गया। ये 79 पेज का डॉक्यूमेंट है,
पहले पंचनामे के अंदर जो उनके लैपटॉप में होगा और इस प्रिंटर की मेमोरी में है वो पंचनामा भी, उसमें ये वाला डॉक्यूमेंट इन्होंने सीज किया, पंचों के और मेरे साइन कराए। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट की कॉपी की, अपने बैग में रखी और पंचनामे से उसको हटाया और उसके बाद पंचों के साइन कराए गए। ये किस काम के पंच हैं भैया? किस बात के पब्लिक विटनेस हैं? मतलब पूरी की पूरी मैनिपुलेशन उनके सामने हो रही है। पंचनामा साइन करके दोबारा पंचनामा बनाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट हटा के फिर से साइन कराए जा रहे हैं। मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम नहीं कहा, मैंने बेटी कहा, मैं उम्र में कम उम्र की थी लेडी, नाम बता देता हूं, स्नेहा जायसवाल, मैनेजर हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में। मैंने कहा मैडम बेटा, पंच या पब्लिक विटनेस का क्या मतलब होता है? यहां जो हो रहा है उसको दर्ज किया जाए। इसमें ये सारी बकवास है। 7:15 पे आए, 7:30 बजे तलाशी इन्होंने हमारी ली, 8:15 बजे कुछ अफसर चले गए, फिर इन्होंने तलाशी शुरू की, 1:45 बजे बेटी आई, 1:15 बजे बच्चा आया, हमारा आदमी खाने लेने इतने बजे गया, खाना लेके इतने बजे आया। अरे दुनिया भर की कोरी बकवास तुमने लिख दी इसमें और पंचों के साइन करा दिए इस पे। वो क्यों नहीं लिखा तुमने जो चोरी की है मेरे घर से? वो क्यों नहीं लिखा तुमने कि तुमने मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उसके बाद उस स्टेटमेंट को बदला और उसके बाद मेरे को साइन कराने की कोशिश की और मैंने कहा मैं अपनी स्टेटमेंट पे करूंगा वरना नहीं करूंगा? वो क्यों नहीं लिखा पंचों ने? मैंने कहा इन मैडम से, मैंने कहा मैडम पंच का मतलब ये होता है मेरी बेटी के जाने का टाइम और आने का टाइम नहीं होता, जोमेटो से कितने बजे तुम्हारे खाने की डिलीवरी हुई उसका टाइम नहीं होता उसमें। इसमें ये डालो आप जो यहां पे हो रहा है घटनाक्रम, ये डालो आप कि जो हाई कोर्ट का एफिडेविट इन्होंने सीज किया है इसको उन्होंने कैसे हटा दिया। ये डालो आप कि मैं कह रहा हूं कि मैं इनकी कही हुई स्टेटमेंट पे साइन नहीं करूंगा, अपनी पे करूंगा। ना जी ना। क्या कह रही है पंच? कह रही सर ये सही तो कह रहे हैं, जो रिलेवेंट है वही तो लिखेंगे, ये ठीक लिख रहे हैं। मैंने कहा पंच जी आप यही लिख दो अपने पंचनामे में कि एज अ पब्लिक विटनेस मैंने सौरभ भारद्वाज को यह राय दी कि जी जो ईडी कह रही है उसी पे साइन कर देना चाहिए क्योंकि इनको ज्यादा पता है। ये पब्लिक विटनेस का स्टैंडर्ड है और ये इनकी मिली भगत है। तो दोस्तों एविडेंस आपके सामने है। एविडेंस असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी मयंक अरोड़ा के लैपटॉप में है और इस प्रिंटर के अंदर है। मैं दरख्वास्त करूंगा आप मीडिया से, देखो ईडी तो सुनेगी नहीं, वो तो उनको तो कहेगी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमको तो पता ही नहीं चला। आप लोगों को ये मोर्चा उठाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप आज दब गए तो आपके घर भी छापा पड़ेगा और ऐसे ही स्टेटमेंट पे साइन कराया जाएगा। सबके घर छोड़ेगा कोई किसी को नहीं। यहां पे ये बड़ी खराब स्थिति आ गई है, ये बहुत खराब स्थिति है और बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि इस देश को कैसे बचा के ले जाएं हम। मुझे तो ये लगता है कि टफ है। और फिर आखिरी में जब बात नहीं बन रही थी तो मैंने उनको कहा कि सर जी मैंने लिखा हुआ है 2 साल मुझे जाना है अंदर, आज नहीं कल मैं 2 साल अंदर जाऊंगा और तैयार बैठा हूं जाने के लिए, ले चलना है तो ले चलो, साइन नहीं करूंगा। उनके डिप्टी डायरेक्टर को भी फोन पे कहा कि भैया लेना है तो ले चलो, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। 3 बार मैंने उनको कहा भाई मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं, ले चलो, लिख दो इसमें कॉपरेट नहीं कर रहा। मैंने कहा अंग्रेजी तो लिखनी है, कॉपरेट नहीं कर रहा। कॉपरेट का मतलब जो तुम कहो वो मैं कर दूं, वो कॉपरेशन हो गया। कमाल हो गया। 22 पेजों का स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने, 22 पेजों का, लगभग 21-22 पेज थे और चल रहा था स्टेटमेंट, और भी लिखवाता क्योंकि इसके अंदर तो हमारे हाथ बहुत कुछ लग गए। तो साथियों दूसरी बात, एक और बड़ी जरूरी बात है, मैंने उस स्टेटमेंट में लिखवाया कि साहब आप मुझसे जो इतनी सारी चीजें मांग रहे हो ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है, मेरे हाथ से लिखे हुए सरकारी डॉक्यूमेंट जो सरकारी फाइलों में सेक्रेटेरिएट में वहां पे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार से मुझे दिलवा दो।
मैंने आरटीआई लगा के सरकार से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, मुख्य सचिव से, उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मेरे पास आरटीआई है। कह रहे सर ये लाइन हटा लो। मैं क्यों हटा लूं? कह रहे सर हम कोई ना देंगे डॉक्यूमेंट। मैंने कहा और कौन देगा? कह सर आप डायरेक्ट मांगो सरकार से। मैं कहा सरकार तो मेरी आरटीआई का जवाब नहीं दे रही, आप मांगो ना। तो क्या बोला असिस्टेंट डायरेक्टर साहब? कह रहे सर हमारा काम कोई ना है डॉक्यूमेंट्स लाना। मैंने कहा अच्छा आपका काम मेरे घर छापा मारना है। भाई तुम मेरे घर छापा मार के डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सकते हो, तो सरकार से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो नहीं मांग सकते? तो पूरा का पूरा खेल है। उपराज्यपाल के विषय में मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, और अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं कुछ दिनों में, तो मेरे वकील इसकी प्रेस वार्ता करेंगे समय समय पे सोशल मीडिया पे। इनके खिलाफ जो मेरे पास एविडेंस है, कैसे इन्होंने मेरे खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, ये मेरे वकील करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचना कि इसके वकील कर रहे हैं तो इसको आप सीरियस ना लो। ऋषि भाई है यहाँ पे, ऋषि भाई आ जाओ यहाँ पे, यहाँ जाओ। ऋषि भाई मेरे वकील होंगे, इनके साथ और वकील साथी होंगे, मगर क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी लीगल सेल के आदमी है, तो इनकी तरफ से मैसेज आएगा आपको, और उसके अंदर हम इनको एक्सपोज करेंगे पूरी तरीके से, पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज करेंगे कि ये क्या चला रखा है इन्होंने यहाँ पे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवाल एक ये ले लेते कि जो आपने फाइनली स्टेटमेंट जो दिया है उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि कोई फेरबदल हुआ? स्टेटमेंट लिया ही नहीं ना उन्होंने, आपसे कोई स्टेटमेंट नहीं लेके। आप ये सोचो 19-20 घंटे की मेहनत के अंदर जीरो रिजल्ट। मैं होता तो तनख्वाह काट देता इनकी। क्या लाए तुम? एक एफिडेविट, वो भी इलेक्शन कमीशन का, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ, और वो भी मैंने दिया क्योंकि मैं उसमें से डिटेल पढ़ पढ़ के दे रहा था। मुझे ये याद नहीं आ रहा था मेरी वैगनआर कौन से साल की है, तो मैंने उसमें देख के दिया 2011 की, तो इसलिए पैन नंबर वैन नंबर। तो इन्होंने क्या किया भाई, इनसे पूछो कि भाई तुम सुबह से शाम तक सौरभ भारद्वाज के घर में क्या कर रहे थे? तुम तो स्टेटमेंट भी ना लाए, एक पंचनामे पे साइन नहीं आए तुम्हारे, क्योंकि वो पंचनामा भी झूठा। भाई तुम मेरे घर से ये ले गए और तुमने पंचनामे में से हटा दिया, मैं क्यों साइन करूंगा ऐसे पंचनामे पे? लेके गए, इसका भी साक्ष्य दूंगा कि मैं करोड़ा अपने बैग में लेके गया इसको, इसका साक्ष्य दूंगा आपको। और इसको पंचनामे से हटाया गया, पहले डाला गया और फिर हटाया गया, और उसके ऊपर पंचों ने आंख बंद करके साइन कर दिया, विटनेसों ने, कि हाँ ठीक है जो तुम कह रहे हो। क्योंकि वो कौन है पंच? सरकारी बैंक में काम करने वाले क्लरिकल लोग हैं, उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे अगर वो ईडी की बात नहीं मानेगी। वो तो सरकारी तंत्र का हिस्सा है। अरे पंच बनाना है तो किसी अच्छे यूट्यूबर को पंच बनाओ, रविश कुमार को पंच बनाओ, इंडिपेंडेंट विटनेस, अजीत अंजुम को बनाओ, अभिसार शर्मा को बनाओ, साक्षी जोशी को बनाओ, शरद शर्मा को बनाओ, इनको बनाओ इंडिपेंडेंट विटनेस जो इंडिपेंडेंस ठोक के देते हैं। थैंक यू। आप कह रहे हैं कि आपने किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए? ना किए थे, मगर वो उन्होंने फाड़ दिए। फिर जो पंचनामे पे जिस पे मैंने साइन किया था वो उन्होंने फाड़ दिया और नया पंचनामा बना दिया। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट पेश करता है आपका साइन किया हुआ, हाँ, तो आपका क्या है यार, फेक साइन रहेगा क्या? है ही नहीं, उनका तो दावा है सब कुछ साइन किए। हाँ तो ले लो ना। ये लेके गए मेरे से, ये वाला एफिडेविट और ये वाला एफिडेविट जो मेरे घर से बरामद हुआ, इन दोनों एफिडेविटों पे एक कोर्ट में दाखिल है, हाई कोर्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक इलेक्शन कमीशन में दाखिल है। इनके इसके अंदर 80 के करीब पेज है, 90 के करीब पेज है, 89, इसके अंदर 20 पेज है। इन 20 पेजों पे पहले पेज पे और आखिरी पेज पे फुल साइन है। और सुनो 26 तारीख के हैं, 27 के नहीं है, क्योंकि वो 8 बजे हो चुका था कार्यक्रम। 26 तारीख के हैं। अगर मेरे होंगे और फाइनली लिए होते तो 27 के होते, क्योंकि टीम 2 बजे निकली है। तो 26 तारीख का साइन है, क्योंकि 26 तारीख के पंचनामे में ये वाला डॉक्यूमेंट इन्होंने बरामद किया, और बाद में जब पता चला कि हम ही फंस जाएंगे इसमें, एलजी मारेगा, तो छोड़ गए इसे। इसमें ऐसा क्या है कि उनको लगा कि ये अगर हम पंचनामे में लिखते हैं तो ये हमारे इसमें करीब आधा दर्जन मीटिंग है जो मैंने ली, हेल्थ मिनिस्टर बनते ही ली, और जिसमें मैंने अस्पतालों की देरी के लिए डॉक्टरों को कहा कि आप देरी, ये पीडब्ल्यूडी को और इनके जो ये
हेल्थ के जो अफसर हैं उनको कहा कि ये देरी क्यों हो रही है, जिसमें मैंने कहा कि इन अस्पतालों को बना के क्या करोगे अगर इसके अंदर स्टाफ ही भर्ती नहीं होगा, और स्टाफ भर्ती करने की जिम्मेदारी एलजी की है, एलजी को स्टाफ भर्ती करना चाहिए। इसमें बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब इसमें इतना मसाला है, पूरी फिल्म बन जाएगी, नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज बन जाएगी इस पर। मतलब इतनी मीटिंग के बाद भी कोई कार्रवाई ना। नहीं हो रही थी, उसकी वजह क्या थी आपको? एलजी साहब ने कह रखा था काम करना ही नहीं है, उसका भी एविडेंस है मेरे पास। आई हैव एविडेंस, मेरे पास एविडेंस है, होम सेक्रेटरी तक का एविडेंस है मेरे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम सेक्रेटरी, सब है, सब देंगे, एक एक करके देंगे। और मैं अंदर चला जाऊंगा तो ऋषि भाई हमारे वकीलों के साथ बैठ के दिया करेंगे। सौरभ जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको फ्रेम करना है, इसकी प्लानिंग एलजी ने अपने अफसरों के साथ मिलकर पहले से कॉन्स्पिरेसी कर रहे कर रहे थे, उसका एविडेंस है। चलो जगह पर